नमस्ते स्टूडेंट्स। 12th RBSc 12th क्लास के फिजिक्स कोर्स को स्टेप बाय स्टेप अपन सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करने की इसी कड़ी में हम एग्जाम्पल 1.7 हमारे इस चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जाम्पल 1.7 में पहुंच चुके हैं। एग्जाम्पल 1.7 क्या कहता है देखते हैं। एक बिंदु आवेश Q1, एक बिंदु आवेश है हमारे पास Q1 2 माइक्रो कूलम। बुक में जो ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है उसमें ये माइक्रो जो है, माइक्रो का जो सिंबल है वो सही ढंग से प्रिंट नहीं हुआ है। जहाँ पर भी क्वेश्चन आए हैं कूलम फोर्स से रिलेटेड, जहाँ पर आवेश और कूलम चार्जेस की बात की गई है, वहाँ पर सब जगह माइक्रो कूलम आना चाहिए, तो वो प्रिंट नहीं हो पाया है। तुम पाओ आप देखेंगे जब बुक्स खरीदेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 2 कूलम लिखा होगा, बीच में एक स्पेस छूटा हुआ है। वो स्पेस ये बता रहा है कि वहाँ पर कुछ छपना चाहिए था, जो छपा नहीं है। वो जो अक्षर है जो नहीं छपा है वो है माइक्रो। ये जनरल अंडरस्टैंडिंग रख लीजिए। इस किताब में यही प्रॉब्लम है। जहाँ पर भी कूलम दिखे सी, उसके पहले हमेशा मान लें कि वह माइक्रो कूलम है, तो हमारी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस बुक की एक माइनर मिस्टेक है। तो Q1 = 2 माइक्रो कूलम, जो कि 2 मीटर 1 मीटर, ये निर्देशांक है। निर्देश तंत्र ये सामने मैंने बना दिया है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम जानते हैं। पहले एक्स एक्सिस से रिलेटेड ना कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। यानी 2 मीटर और 1 मीटर, यानी कि 1 का मतलब हुआ 2 कदम एक्स अक्ष पे, 1 मीटर या 1 कदम वाई अक्ष पे। तो यहाँ पर ये हमारा Q1 रखा हुआ है, जिसकी वैल्यू 2 माइक्रो कूलम है। तथा दूसरा आवेश है Q2 जो है -5 माइक्रो कूलम, जो कहाँ रखा हुआ है -2 4 पे, यानी कि एक्स एक्सिस पर -2 मीटर पे और वाई एक्सिस पर +4 मीटर पे, यहाँ पे रखा हुआ है। तो Q1 और Q2, तो Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल ज्ञात कीजिए। तो अब चूंकि हमको यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2 1 -2 4। अगर कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो हमको इसको सॉल्व करने के लिए वेक्टर्स का यूज़ करना पड़ेगा। सदिश, हमें इनके बीच की दूरी सदिश के रूप में ज्ञात करके इसको हल करना पड़ेगा। और एक चीज़ और है, यहाँ पर Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल, यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। अगर यहाँ पे लैंग्वेज लिखी होती कि Q1 और Q2 के मध्य लगने वाला बल ज्ञात कीजिए, तो भी प्रोसेस यही रहता। Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल ज्ञात कीजिए, तो भी प्रोसेस ये एक ही बात है, मतलब वो एक ही चीज़ पूछ रहा है। अगर वो ये पूछे कि Q1 पर Q2 द्वारा लगाया गया बल ज्ञात कीजिए, तो भी एक ही चीज़ है। पूछने के अलग अलग तरीके हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर बल लगाते हैं। बल कोई एक अकेला दूसरे पर नहीं लगाएगा, दोनों एक दूसरे पर मिल करके बल लगाएंगे। इस प्रकृति का नियम है। कोई भी बल सिंगल नहीं लगता है। दो चीज़ों के मध्य अगर कोई बल लगता है तो वो दोनों चीज़ें एक दूसरे के ऊपर सम्मिलित, म्यूचुअली, पारस्परिक रूप से, अन्योन्य रूप से बल लगाती है। तो यहाँ पर ये लैंग्वेज है कि Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल वही होगा जो Q1 द्वारा Q2 पर लगाया जाएगा, और वही होगा जो दोनों के बीच में लगेगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। लैंग्वेज का फ़र्क है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। कुल मिलाकर के अपन को कूलम के नियम, जो कि कूलम का जो F = K Q1 Q2/r², इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हमें दोनों के मध्य लगने वाले बल को ज्ञात करना है, या यूँ कहें कि Q2 पर Q1 द्वारा लगाए गए बल को ज्ञात करना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर वेक्टर का इस्तेमाल किया गया है। इस किताब में आपके इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए वेक्टर्स का इस्तेमाल किया गया है। तो सबसे पहले हम वेक्टर्स को स्पेसिफाई कर देते हैं। इस एग्जाम्पल में वेक्टर्स क्या कहते हैं। वेक्टर्स ये हैं कि इस Q1 के लिए वेक्टर क्या है, मूल बिंदु से इसको जोड़ने वाला जो सदिश है, ये ब्लू लाइन से जो मैं शो कर रहा हूँ, ब्लू एरो से, ये इस Q1 का पोजीशन वेक्टर है, स्थिति सदिश। और इस स्थिति सदिश को अपन कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका है, ये होगा 2i कैप + 1j कैप। 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ j कैप। 2i कैप क्यों, हमको पता है x अक्ष पर स्थिति एकांक सदिश i कैप होता है, और y अक्ष पर एकांक सदिश j कैप होता है।
तो एक्स अक्ष पर ये 2 मीटर पर है इसलिए 2 आई कैप, और वाई अक्ष पर ये 1 मीटर पर है इसलिए सिर्फ जे कैप। जेड अक्ष की यहाँ बात नहीं हो रही है, अन्यथा हमें के कैप भी लेना होता। और ये हो जाएगा, इसको अपन ब्रैकेट में लिखें क्योंकि ये डिस्टेंस मीटर में मेज़र कर रखी है तो अपन यहाँ पे मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। पर अपन ज़्यादा कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं यहाँ कुछ नहीं लिखता हूँ, पर ये मान के चलें पोजीशन वेक्टर की जो है ना यूनिट होगी वो मीटर में होगी। अब इसकी पोजीशन वेक्टर अपन निकालते हैं, तो इसकी पोजीशन वेक्टर इस ब्लू एरो से मैं डिनोट कर रहा हूँ। देखो ये ओरिजिन से इसकी पोजीशन यहाँ है, तो यहाँ इसका जब पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो इसके पोजीशन वेक्टर को लिखने के लिए ये मैं सिर्फ ये जो एरो बना रहा हूँ, ये कर्विंग एरो, ये सिर्फ डिनोट करने के लिए कि इसको मैं किस तरह से, ये कुछ नहीं है, ठीक है। मेन जो चीज़ है ये एरो है जिसको इससे प्रदर्शित किया गया है ये, ठीक है। इसको प्रदर्शित करने के लिए कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा -2 आई कैप, क्योंकि एक्स अक्ष पर -2 आई कैप, एक्स अक्ष पर आई कैप, और +4 जे कैप, ठीक है। वाई अक्ष पर 4 के कैप है, 4 जे कैप। तो ये दोनों इसके स्थिति सदिश हो गए, लेकिन ये दोनों स्थिति सदिश मान लेते हैं, इसको मैं R1 से डिनोट कर देता हूँ, दैट इज़ R1, और इसको मैं R2 से डिनोट कर देता हूँ, दैट इज़ R2। ये R1 और R2 हो। अब हमें इन दोनों के बीच में लगने वाले कूलाम बल की गणना करनी है। कूलाम बल की गणना करने के लिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए हमें। इसका स्थिति सदिश पड़ता है, इसका स्थिति सदिश पड़ता है, लेकिन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, या इसका यूँ कहें विस्थापन सदिश, इन दोनों के बीच का जो विस्थापन सदिश है ये हमको नहीं पता है, ये हमको नहीं पता है। मान लेते हैं ये विस्थापन सदिश है D, इसको अपन डिनोट कर रहे हैं किससे, एरो D एरो से। ये जब तक अपन को नहीं मिलेगा तब तक अपन इन दोनों के बीच के लगने वाला बल ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि दो आवेशों के मध्य अगर हमको बल निकालना है तो उन दोनों के बीच की दूरी पता होनी चाहिए, उन दोनों के बीच के विस्थापन पता होना चाहिए। हमें यहाँ पर इन दोनों के अलग अलग पोजीशन वेक्टर पता है, लेकिन दोनों के बीच की डिस्टेंस पता नहीं है, तो इस डिस्टेंस को अपन को फाइंड आउट करना है। एक चीज़ हम देख लेते हैं, ये लैंग्वेज जो बोल रही है Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल, Q2 पर यानी हम इस एरो को इस तरफ न लगा कर सिर्फ इधर लगे, Q2 पर, जैसे जिधर भी बोलता है Q2 पर, यानी Q1 से Q2 की तरफ हम एक एरो डिस्टेंस, उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करेंगे। और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन से हम जानते हैं कि D डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है, अगर अपन यहाँ पर वेक्टर एडिशन का ध्यान रख करके अगर इसको करें, अगर हमने मैथमेटिक्स में वेक्टर एडिशन पढ़ा है 11th क्लास में तो हमें पता होगा, ये हो जाएगा R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, आई थिंक यही होना चाहिए, R2 माइनस R1। देखो अगर अपन यहाँ पर त्रिभुज का नियम लगाएं, सदिशों के योग का त्रिभुज का नियम, तो यहाँ से चलते हैं अपन, ये R1, फिर यहाँ से प्लस D इज इक्वल टू R2। त्रिभुज का नियम यही होता है। A B C, तो A प्लस B इज इक्वल टू C, A प्लस B इज इक्वल टू C। इसी तरह यहाँ पे A प्लस B इज इक्वल टू C, यानी R1 प्लस D इज इक्वल टू R2। अगर ये चीज़ समझ में आ गई है तो अपन इसको आगे बढ़ सकते हैं। तो D इज इक्वल टू हो जाएगा R2 माइनस R1। तो फाइनली हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा D इज इक्वल टू R2 माइनस R1। और इसको अपन शॉर्ट में भी याद रख सकते हैं, क्योंकि हम
Q2 पर Q1 द्वारा यानी Q1 से तीर चलेगा Q2 की ओर, तीर का निशान रखेंगे, और Q2 पर, तो Q2 पर है तो इसका स्थिति सदिश, जिस पर बल लगाया जा रहा है उसका स्थिति सदिश पहले लिखा जाएगा, और जिसके द्वारा लगाया जा रहा है उसका सदिश स्थिति सदिश एक याद रखने के लिए। क्योंकि इस तरह का अगर अपन बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स ना करें, क्योंकि अगर इस तरह का सवाल वापस आता है तो अपन को ये जो कॉम्प्लेक्सिटी अपन ने यहाँ पे की है वो अपन को करने की ज़रूरत ना पड़े, तो हमें ये सीधा सा एक लॉजिक लगा लेना। अपन को स्थिति सदिश तो सीधा दिख रहा है, यहाँ से तो स्थिति सदिश साफ दिख जाता है कि ये 2 मीटर 1 मीटर, तो 2i कैप 1j कैप है ये, और ये यहाँ पर साफ दिख जाता है 2i कैप 4j कैप है। ठीक है, अब ये R1 है, ये R2 है, अब किसको किस में से माइनस करना है, तो इस लैंग्वेज से अपन इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं Q2 पर Q1 द्वारा। तो Q2 पर की बात है तो पहले इसका स्थिति सदिश लिखा जाएगा R2, और किसके द्वारा, तो Q1 द्वारा, तो R1 इसमें से माइनस होएगा, तो इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट आएगा। अगर ये सब उल्टा होता कि Q1 पर Q2 द्वारा, तो ये तीर उल्टा होता, ये तीर इस तरह से होता, फिर अपन Q1 यानी R1 में से R2 को माइनस करके यहाँ पर रिप्रेजेंट करते। तो ये डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसको इस तरह लिखेंगे अपन, D इज इक्वल टू R2 की वैल्यू है हमारे पास -2i कैप प्लस 4j कैप, माइनस R1 की वैल्यू है 2i कैप प्लस j कैप, माइनस का चिन्ह कोष्टक खोलेंगे तो ये दोनों माइनस में हो जाएंगे, -2i कैप प्लस 4j कैप, ये माइनस हो जाए -2i कैप माइनस j कैप, -2i टोटल हो जाएगा -4i कैप, 4j कैप माइनस j कैप, ये हो जाएगा +3j कैप। ये आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। चूँकि हमारे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ साथ हमें इसके मोड की भी ज़रूरत पड़ेगी, अर्थात इसके मॉड्यूलस, इसके परिमाण, इसका परिमाण हो जाएगा। परिमाण निकालने का जो प्रोसेस है वो हम 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। मोड इज इक्वल टू द मोड ऑफ D इज इक्वल टू इज अंडर D रूट आई कैप के साथ में जो कोफिशिएंट है -4 का स्क्वायर, -4 स्क्वायर प्लस j कैप के साथ में जो कोफिशिएंट है 3 प्लस का ही है, तो 3 का स्क्वायर। ये मोड निकालने का प्रोसेस अपन 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, फिर मोड निकालते थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर द रूट, होल अंडर द रूट अपन जो निकालते हैं। तो ये हो जाएगा अंडर रूट -416 प्लस 9 D इज इक्वल टू अंडर द रूट 25 इज इक्वल टू 5। यानी कि दोनों के बीच की जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी आ जाएगी, 5 मीटर। ये ध्यान रखें, ये सारी चीज़ें मीटर में चल रही है, यहीं पे स्पेसिफाई कर दिया है। तो जो भी अंक हैं उनके आगे मीटर लगाना लाजमी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अगर अपन पहुँचे हैं तो हमें सिर्फ ये पता चल गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता चल गया है, इसको भी मीटर से ही डिनोट करेंगे, मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता चल गया है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मोड पता चल गया है। यानी ये जो डिस्टेंस है इसका मान है 5 मीटर, और इसका जो सदिश के निरूपण है वो है सदिश के रूप में -4i कैप प्लस 3j कैप। दोनों चीज़ें हमें पता चल चुकी है। अगले इस के पोर्शन में हम इसको कूलाम के फोर्स को किस तरह से कैलकुलेट कर देंगे वो बात करते हैं। तो ठीक है, इसको आगे बढ़ देते हैं। तो इस क्वेश्चन के पिछले अंश को हम शॉर्ट में समझते हैं। जो हमने इतना कॉम्प्लेक्स इसको समझने की कोशिश करी, हमें एक्चुअली शॉर्ट में करना क्या था वो ये है कि Q1 जो हमारा चार्ज है जिसका पोजीशन है 2m मीटर 1 मीटर, और दूसरा जो चार्ज है, ठीक है, जहाँ भी है हमने पूरा निर्देश तंत्र को अपने हिसाब से, वो है -2 मीटर और 4 मीटर।
तो इसका स्थिति सदिश बन जाता 2 आई कैप इसके निर्देशांकों को देख करके, जे कैप जो कि हो गया R1, और ये हो जाएगा R2 जो कि हो जाएगा -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप। अब चूंकि अपन को Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला बल ज्ञात करना है, तो इनके बीच की डिस्टेंस को d मानते हुए वेक्टर के रूप में d, तो वो हो जाएगा d बराबर R2 माइनस R1 जो हमारे पास आ चुका है -4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ये अपन अभी यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके थे। साथ में इसका मोड अपन को चाहिए, वो मोड अपन कैलकुलेट कर चुके हैं। मोड ऑफ डी इज इक्वल टू R2 माइनस R1 का मोड इज इक्वल टू हमारे पास आ चुका है 5 मीटर। ठीक है, ये अपन कर चुके हैं। अगली बार ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो अपन ये डायरेक्ट करने के क्षमता में होंगे इसको। अब हमको सिर्फ निकालना है कूलाम फोर्स, जो हमारा फॉर्मूला है F, क्योंकि वेक्टर के फॉर्म में निकालना है। ये पूरा क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में चल रहा है, तो अपन इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर दी, क्योंकि इनके बीच के डिस्प्लेसमेंट को अपन ने D से डिनोट करा है, तो इसलिए D वेक्टर का मोड का स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगी, उस फोर्स की डायरेक्शन होगी D के वेक्टर के डायरेक्शन में। D वेक्टर के यूनिट डायरेक्शन में। तो इस ये जो D हमने निकाला है, D वेक्टर जो फोर्स लगेगा वो इसी डायरेक्शन में लगेगा। Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला फोर्स, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में। तो इसकी किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, उसके एकांक सदिश को ही उसकी डायरेक्शन बोलते हैं। तो डायरेक्शन को अपन ने डी कैप से लिखा है। और ये ध्यान रखना, डी कैप कोई भी यूनिट वेक्टर जो होता है उस वेक्टर और उसके मोड के रेशियो के बराबर होता है। यूनिट वेक्टर ऑफ डी इज इक्वल टू वेक्टर डी ओवर दी मोड ऑफ डी। डी का इकाई सदिश डी बटावा सदिश डी का मोड या सदिश डी का परिमाण, सदिश और सदिश बटा सदिश का परिमाण उसके एकांक सदिश के बराबर होता है। इस फॉर्मूले का यूज़ करके अपन यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये हो जाएगा, और यहाँ पर देखो इनके बीच की जो दूरी है उनके बीच की दूरी अपन निकाल चुके हैं 5 मीटर, सीधी जो डिस्टेंस है। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा, K की वैल्यू अपन रख देंगे 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 और Q2 की वैल्यू रखेंगे। Q1 की वैल्यू है 2 माइक्रो कूलाम। 2 माइक्रो का मतलब है 10 की घात -6 कूलाम, इंटू Q2 की वैल्यू है -5 माइक्रो कूलाम, यानी कि यहाँ पर अपन कोष्टक में लिखेंगे -5 इंटू 10 की घात -6 कूलाम। माइक्रो -6 कहाँ से आया, माइक्रो से। माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6 डिवाइडेड बाय, इसको सही तरीके से लिखने के लिए F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू -5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय डी का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर ऑफ 5। और यहाँ पर अपन को मल्टीप्लाई करना है डी कैप। डी कैप के लिए अपन लिखेंगे डी, जो कि है डी की वैल्यू ये वाली, ये पूरी वैल्यू अपन यहाँ पे लिखेंगे। ये मैं थोड़ा इसको साफ़ कर देता हूँ, वैसे अपने किसी यूज़ का नहीं है। ये हमारी डी की वैल्यू है, डी वेक्टर। ये हो जाएगी -4 आई कैप प्लस 3 जे कैप डिवाइडेड बाय 5। अब देखते हैं क्या आता है हमारे पास रिजल्ट। इसको तो सॉल्व कर सकते हैं अपन।
10⁻6 -6 10⁻6 टोटल होगी 10⁻12 और यहाँ पे 10⁻9 है। -12 में से 9 को घटा देंगे तो हमारे पास बचेगी 10⁻−3 -12 प्लस के 9 -3 बचेगी और हमारे पास बचते 9 2 और -5 तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के 9 पंजे 45 45 दूना 90 माइनस के 90 क्योंकि -5 × 2 फिर × 9 9 पंजे 45 45 दूना 90 माइनस के इंटू 10⁻−3 नीचे बचेगा हमारे पास 5 एकम 5 5 दूनी 5 × 5 25 और 25 × 5 तो ये हो जाएगा 125 और साथ में हमारे पास जो बचेगा वो हमारे पास ये इसको एज इट इज़ लिखेंगे अपन। ये एज इट इज़ चलेगा। ये वेक्टर की डायरेक्शन है, ये कुछ भी नहीं है, इसको अपन इसके साथ कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ वेक्टर की डायरेक्शन है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -7.72 7.2 इंटू 10⁻−3 सॉरी -4 हमारे पास जो एक्चुअली वैल्यू आएगी यहाँ पे वो आएगी -0.72 इंटू 10⁻−3। 90 में जब 125 को डिवाइड करेंगे तो जो भी कैलकुलेशन करेंगे हम वो हमारे पास देगा 0.72 और इसको इस तरह से अपन पॉइंट को एक अंक आगे बढ़ाने के लिए -7.2 इंटू 10 फिर माइनस यहाँ पे 4 हो जाएगा क्योंकि अपन इसमें एक पॉइंट इधर ला रहे हैं यानी 10 से गुणा कर रहे हैं 10 से गुणा कर रहे हैं तो 10 का भाग भी देना पड़ेगा। यहाँ पे 10 से गुणा करके पॉइंट को इधर लाए तो यहाँ पर हमने 10 का भाग दिया, 10 का भाग देने से 10⁻⁻4 हो गया और ये जो चीज़ है वो एज इट इज़ चलती रहेगी -4 i कैप प्लस 3 j कैप -4 i कैप प्लस 3 j कैप। अब इस माइनस के साइन को इस वेक्टर से कंपनसेट कर सकते हैं, इस माइनस को इस कोष्टक के अंदर ले लेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा जैसा बुक में सॉल्व किया हुआ है 7.2 इंटू 10⁻⁻4 तो ये हो जाएगा 4 i कैप -3 j कैप न्यूटन तो अपन फोर्स कैलकुलेट किया है। तो ये हमारा 7.2 इंटू 10⁻⁻4 और ये वेक्टर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं और भी इस क्वेश्चन में अगर कोई पॉइंट ऐसा हो कि नहीं समझ में आया है, किस तरह से कोई कैलकुलेशन में कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं कैलकुलेशन संबंधी या कंसेप्ट संबंधी फॉर्मूले संबंधी। तो ये हमारा आंसर। थैंक यू।